नमस्कार, मैं शिल्पा, इस सेशन की मॉडरेटर। आप सबका स्वागत करती हूँ शिक्षा के इस लाइव वेबिनार में। आज का हमारा चर्चा का विषय है एसबीआई पीओ 2022 परीक्षा, मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ 2022 एग्जाम। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हर वर्ष करीबन 10 लाख बच्चे इस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होते हैं, पर सीट 2000 के करीब रहती है। पर इस साल परीक्षा और टफ होने वाली है, क्योंकि सीट की जो संख्या है वो है 1673, मतलब कि 1673। आज हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एसबीआई पीओ एग्जाम को प्रिपेयर एवं क्रैक किया जा सकता है। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं अमन कुमार शॉ, वर्तमान में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद में कार्यरत है। मैं इस सत्र में आपका हृदय से स्वागत करती हूं। अमन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, वी वेलकम यू इन टुडेज सेशन। अमन, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं अमन कुमार शाह। अभी 2020 में जो एसबीआई पीओ के एग्जाम्स हुए थे उसमें मैंने क्लियर किया था, और करेंटली मेरा अभी सेकेंड ईयर है प्रोबेशन का। तो उसमें मैं अभी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल के एक वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, तो वहाँ पे मेरा अभी रूरल असाइनमेंट चल रहा है, जो कि लगभग 1 साल का होता है, और मार्च के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू अमन फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और हम अपने एक्सपर्ट को अच्छे से देखना भी चाहेंगे साथ के साथ। अगर हो सके तो लैपटॉप हल्का सा आप नीचे कर लीजिए फ्लैप, सो दैट वी कैन सी यू बेटर। और यहाँ मैं अटेंडीज को बताना चाहूंगी, अगर आपकी कुछ प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपने जो क्वेश्चंस है Q&A बॉक्स, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में, वहां भेज सकते हैं, या फिर आप चैट में भी भेज सकते हैं। और मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि आपके भेजे प्रश्नों का उत्तर मैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आप सबको दिलवा पाऊं। तो चलिए करते हैं इस सत्र की शुरुआत। सबसे पहले अमन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये एसबीआई पीओ बनने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, मतलब मोटिवेशन क्या था, ये हम जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसा कि जनरली क्या होता है कि साइंस में जो एक फिजिक्स कह के जो सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत एक इंटरेस्ट था नहीं मुझे। तो ऐसा रहा कि बहुत लोग ही कॉमर्स इस वजह से ही चुनते हैं क्योंकि साइंस बहुत डिफिकल्ट लगता है उनको। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मैंने भी चुना, बट एक और कारण था उसका कि मेरी कैलकुलेशन मैंने बचपन से देखी थी कि कैलकुलेशन पार्ट मेरा बहुत अच्छा था। तो वहां से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है सिमिलैरिटी है मेरे सोच में और उस सब्जेक्ट में, तो वो लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि कॉमर्स का मतलब उस समय तो जैसे कि हम लोग क्लास 10th में 11th में रहते हैं, तो ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि आगे क्या करना है। तो हमें इतना ही समझ में आता था कि बैंकिंग एक करियर ऑप्शन ले सकते हैं। बट शुरुआत मेरी ऐसी नहीं हुई। शुरुआत में क्या था कि मैं सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसका इंटर लेवल तक मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा वो। देन मैंने एसएससी, आईबीपीएस, जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं और ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग सीडीएस, सभी कुछ मैंने प्रिपेयर किया साल भर। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, दैट इज 2018 से 2019, मैंने अपने आप को दिया कि असेस करने के लिए कि मैं किस जगह पे बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, कौन सा वो सब्जेक्ट होगा जिसमें मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसमें क्या था कि अप्रॉक्स 1 साल में मैंने सारे ही प्रीलिम्स दिए, तो क्लियर किसी में नहीं हुआ, लेकिन इतना मुझे समझ में आया कि बहुत नियर में जा पा रहा हूँ, तो वो है बैंकिंग। मतलब ऑलमोस्ट एक पहुंच पा रहा हूँ कि कट ऑफ के आसपास में हूँ। तो मैंने सोचा कि अब 1 साल फुल फ्लेजेड बैंकिंग में करना है। बट प्रॉब्लम ये था, मेरे साथ ये था प्रॉब्लम कि मुझे ठीक से आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो बहुत सारे इंटरनेट में आर्टिकल्स, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह मैं देखता था। और पहले क्या होता है कि आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ता है। 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है सब्जेक्ट वाइज, प्रीलिम्स में देखा जाए तो उनमें आपको पहले बेसिक्स क्लियर करना होगा। अब डिपेंड करता है बेसिक्स आप कितना जल्दी क्लियर कर सकते हो। जल्दी की बात नहीं है, 6 महीने, साल भर, 2 साल लगता है टाइम। लेकिन एक बार जो आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, तो उसके बाद अपने मॉक्स दिए और क्लियर किया। तो मुझे लगभग 1 साल लगा ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने में। और जिस साल मेरा एसबीआई पीओ क्लियर हुआ, उस साल आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, मतलब बैंकिंग के लगभग जितने एग्जाम्स होते हैं, लगभग नहीं, आरबीआई नहीं क्लियर हुआ था। तो वो दो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ, ये तीनों एक साथ ही क्लियर हुआ था मेरा। And we are feeling glad that you are the expert for this session. Okay.
सो आई कैन सी ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी हु इज विशिंग बोथ ऑफ अस। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लेते हैं संकेत का। मैम, कैन वी अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन? इन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया है कि बीकॉम में ग्रेजुएशन करी है। हाँ, तो बीकॉम में ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, बट अभी इस साल के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस साल के जो फॉर्म फिलिंग्स है वो सारे डेट जो है निकल चुके हैं। एग्जाम ऑलमोस्ट दिसंबर में ड्यू है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ में मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मॉक टेस्ट अच्छे खरीदो। मतलब एटलीस्ट आई विल से कि अगर आप फुल सीरियस हो कि आपको एकदम जाना ही है इस लाइन में, तो आप दो मॉक्स खरीदना जरूरी है, एक इजी लेवल के लिए और एक हार्ड लेवल के लिए। क्या होता है, इजी लेवल का मॉक्स जब आप देते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हो कि हाँ, अभी मेरा प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा है। और हार्ड वाले मॉक्स इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बहुत हार्ड आ जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना जरूरी है। तो ऐसा है। और एनी ग्रेजुएट, बीट बीकॉम, बीट बीएससी, बीए, कोई भी कर सकते हैं। हमारे बैचमेट्स में मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड के ही हैं, तो बीकॉम वाले थोड़े कम रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं रहते। मैं हूँ बीकॉम वाला। आई थिंक 2 या 3 लोग ही हमारे बैच में हैं जो कि बीकॉम में है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। थोड़ा सा रिपीटेटिव है, पर आरती का एक डाउट है। कैन शी अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एज शी इज द बीकॉम ग्रेजुएट प्लस शी इज परस्यूइंग सीए? ओके, तो बहुत सिमिलर है, तो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन टीए के कौन से स्टेज में है ये जानना जरूरी है। अगर वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो उनको अभी मैं कहूंगा कि सीए के लिए ही फोकस्ड रहे। ठीक है, क्योंकि सीए भी बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड कि अगर आप, क्योंकि ये थोड़ा सीए जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, लॉन्ग टर्म चीज है। अगर आप पेशेंट एनफ है कि आप क्लियर कर लोगे और सब कुछ सही है, मतलब आपको लंबे कोर्सेज करने के लिए आपके पेरेंट्स से भी बैकिंग चाहिए होती है, तो अगर वो सारे कोई इश्यूज नहीं है, तो आप डेफिनेटली पहले सीए को ट्राई करें। अगर अगर नहीं होता है तो आप बीकॉम के लिए कर सकते हैं, बिकॉज कुछ भी अगर आपको क्लियर करना है तो यू नीड टू बी फुल फ्लेजेड ऑन इट। तो आधा दिमाग आप सीए में और आधा दिमाग बैंकिंग में नहीं लगा सकते हो। फुल फ्लेजेड जहां भी दीजिए दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सीए इज नॉट, मतलब कि ऐसा है कि आपको मे बी उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप फिर बैंकिंग के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत हेल्प होती है, ये मैं कहूंगा कि बहुत हेल्प आपको मिलेगी उसमें। I can see so many questions related to preparation. थोड़ा सा आपको बस 1-2 मिनट का मुझे समय देना पड़ेगा। आप सबके जो क्वेश्चंस हैं मैं अमन से अभी पूछूंगी, पर इससे पहले अमन, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि कोई भी ग्रेजुएट हो दैट दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर बात करूं मैं, कोई एज का भी क्राइटेरिया है और हाँ, कितने एज का। अटेम्प्ट्स अलाउड है? हाँ, एज का क्राइटेरिया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, आप 21 से 30 ईयर्स तक में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है जो कि अभी शायद 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, कि मिनिमम आपको मेंस के जो अटेम्प्ट है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 4 ही मेंस के अटेम्प्ट मिलेंगे। तो बी वेरी श्योर कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो और मेंस अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि अभी ये जो नया एक ये लेकर आया है, ये जो है इसमें बहुत सोच समझ के आपको अटेम्प्ट देने होंगे। और उसी तरह जो रिलैक्सेशन होती है, रिजर्वेशन की रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल एक्स्ट्रा रहते हैं आई गेस, और SC ST वगैरह के लिए 5 साल रहते हैं। बट हार्डली इसमें कुछ मैटर है, क्योंकि अगर आपको क्लियर करना है तो आप 30 के पहले कर ही लोगे क्लियर। वैसा कुछ भी नहीं है कि उतना भी, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आई थिंक 3-4 साल इज मोर देन एनफ कि आप क्लियर कर लो। Akash and Sunil, you guys don't need to raise your hands to ask any question. आप सीधा क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स या फिर चैट पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है इशिता का। व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीलिम्स? प्रीलिम्स अभी दिसंबर में ही है, सो अगर उसमें गाइडेंस मिल जाए। टॉपिक्स कवर करने, देखिए 3 सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स में आपके, रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश। तो उसमें क्या है कि एक स्ट्रैटेजी, एक मिनिमम स्ट्रैटेजी मैं ये कहूंगा, क्योंकि अब देखिए 1 महीने में मैं कुछ भी बोलूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में कुछ हार्ड एंड फास्ट आप नया कुछ कर पाओगी। बट हाँ, छोटे से इंसाइट में शेयर कर देता हूँ कि कभी भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जाइएगा तो अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करिएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जैसे 35 क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग में, तो
जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया है, जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, हो सकता है वो टू द बैक साइड ऑफ द पेपर हो, मतलब कि लास्ट की तरफ में आपको मिले, और शुरू शुरू में आपको वो क्वेश्चंस मिले जो कि आपने नहीं प्रिपेयर किए हैं। तो उससे क्या होता है कि वी फील अ लिटिल डिमोटिवेटेड कि यार पेपर तो हमारे हिसाब से आया ही नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पेशेंस नहीं खोना है, आपको आपके स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज भी पेपर में है, टुवर्ड्स द लास्ट होगा, आप लास्ट पे जाइए, वहां से सॉल्व करिए। उससे कभी कभी क्या होता है मैथ्स में, इनफैक्ट मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था एग्जाम में, कि मैथ्स अगर आपका ठीक ठाक आपने प्रिपेयर किया है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि, और शुरू में अगर आप मान लीजिए 5-10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी उस हिसाब से, तो आपको ऐसा लगेगा कि हल्का आपको ईगो हर्ट हो रहा है कि नहीं मेरा मैथ्स इतना अच्छा है, क्यों मुझे शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और आप जबरदस्ती उस क्वेश्चन में घुस जाओगे जो क्वेश्चन डाला ही गया था इस पेपर में कि आप फंसो, और आप फंस जाओगे तो क्या है कि आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, तो उसमें ध्यान देना होता है। और मैं कहूंगा कि इतना ही जो है अभी आप फिलहाल, क्योंकि प्रिपरेशन वाइज तो मैं बहुत ज्यादा टिप अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं दे पाऊंगा, इस वाले प्रीलिम्स के लिए। लेकिन वही, अगर आपको मेंटालिटी इस तरह से रखिएगा तो ठीक रहेगा। Okay. अमन, नेक्स्ट जो आपने प्रीलिम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमें दी, सोना सुरेश का एक क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज शेयर टिप्स इन इंग्लिश रिलेटेड टू इंग्लिश, द हाँ। इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या है कि देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना ही सिर्फ प्रीलिम्स में बट मेंस में भी बहुत एक स्कोरिंग फैक्टर होता है, एक डिसाइसिव फैक्टर होता है कि आप लाइन के उस पार है या फिर इस पार है। तो क्या है कि इंग्लिश में मैंने सुना है जैसा कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, वो बोलते हैं कि एक डिफिकल्ट सा न्यूज़पेपर पकड़िए और उसे रीडिंग करिए, उधर से वो कैब निकालिए। मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि एक द हिंदू है हमारा न्यूज़पेपर जो कि बहुत फेमस है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड ऑल, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंकिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप द हिंदू पेपर लेकर बैठते हो ना, तो आपको एक डिक्शनरी साथ में लेकर बैठना पड़ता है, बिकॉज इन एवरी 2 और 3 सेंटेंसेस आपको 5-6 ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसका कोई आइडिया आपको नहीं है, तो दैट किल्स अ लॉट ऑफ टाइम। एसबीआई प्योर डिमांड्स की उनमें जैसा क्वेश्चन जनरल रहता है पैसेज में कि आपको पर्टिकुलर लाइंस का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, उतना डिफिकल्ट वो लोग देते नहीं। तो मीनिंग समझने के लिए यू नीड टू रीड अ सिंपल न्यूज़पेपर जिसमें लैंग्वेजेस बहुत ही, ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट नहीं रहते रहते हैं, बट एक है कि आपको आधे घंटे में या फिर 45 मिनट्स में आप पेपर का वो पर्टिकुलर एडिटोरियल सेक्शन आप खत्म कर सको। तो वो चीज है कि आप वो चीज पढ़ो, और कोशिश करो कि ट्राई टू, मतलब कि आप एक एक लाइन जो है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन उसी के बेसिस में ज्यादा रहता है, और पैसेज का एक्चुअल मीनिंग भी यही है कि आपको आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट इट रियली मीन्स, तब आप आंसर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि जनरली मीनिंग पूछ लेते हैं बस कि क्या था पैसेज में। तो वो चीज है। और सेकंड चीज ये है कि इंग्लिश में कभी भी अटेम्प्ट करिएगा तो पैसेज पहले मत अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वो टाइम किलिंग होता है बहुत ज्यादा। आप सारे क्वेश्चन निपटा लीजिए, पैसेज में अगर टाइम बचे तो अटेम्प्ट करिए, वरना जाने दीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश में जनरली 25 अटेम्प्ट इज वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन देख पा रही हूँ हर्ष का। दो ये इट्स रिलेटेड टू आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। हर्ष, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमने काफी सारे आईबीपीएस पीओ के ऑलरेडी वेबिनार्स किए हुए हैं, तो मैं यूट्यूब लिंक जो है चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। प्लीज गो थ्रू आवर चैनल और आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जो बहुत हेल्पफुल होंगी, हाउ टू क्रैक आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर द एग्जामिनेशन, वो मैं पूछ सकती हूँ अमन से। अमन जी, अगर आप इसमें कुछ हमें गाइडेंस दे पाए, स्ट्रक्चर्ड वे क्या में कह हम रहे थे कैसे कि, प्रिपेयर करें। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड वे में देखिए क्या होता है कि हम लोग कभी भी प्रिपेयर करते हैं तो दो तरीके के प्रिपरेशंस होते हैं। एक जो इंसान सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर करता हूँ, जब मेंस आएगी तो मेंस का देखा जाएगा उससे। और एक होता है कि जो शुरू से ही मेंस की तैयारी में लगे रहते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में क्या रहता है आपका कि एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रीलिम्स में आपकी ज्यादातर स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी तो मैटर 100% ही करती है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक्यूरेट आपको होना पड़ेगा। बट उसके अलावा स्पीड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। 35 मिनट, 35 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए मिलते हैं आपको करने के लिए, और मैथ्स में और रीजनिंग में भी। तो उसमें क्या है कि यू नीड टू नो कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं प्रीलिम्स में। और मेंस एग्जाम के लिए ऐसा होता है कि यू नीड टू नो कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं।
तो प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा आपको कि आपको क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाए कि व्हाट क्वेश्चंस यू नीड टू लीव। अच्छा, उसके बावजूद देखिए इंग्लिश के लेवल में प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत एक डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% डिफिकल्ट होता है, बट वो कोई बड़ा बात नहीं है। और रीजनिंग और मैथ्स ऐसा रहता है कि पीओ लेवल में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और इतना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मैथ्स में फिर भी आपका सिंप्लीफिकेशन और बहुत सारे नंबर सीरीज जो कि इजी टॉपिक्स माने जाते हैं, तो वो सारे बिल्कुल आते ही नहीं मेंस में। मेंस में डायरेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट गुड नंबर, मतलब कि आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहोगे कि कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। और रियल गेम चेंजर जो मेंस में होता है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी का भी मतलब सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन होने में। जनरल अवेयरनेस उसमें क्या है कि, और बैंकिंग का जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि एक लिमिटेड स्कोप है क्वेश्चन पूछने का, कि मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आता है और बहुत एक लिमिटेड स्कोप रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ दिए। मोस्टली करंट अफेयर्स रहता है और आपका जो भी बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा बहुत रहता है तो वो रहता है। तो मेक श्योर करें कि जीए बहुत अच्छे से आप करके जाएं अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ऐसा है कि आप पहले ही प्रिपेयर कर चुके हो, आप बहुत ज्यादा डिफरेंस मेक नहीं कर पाओगे 20 से 25 दिन के गैप। और इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम लेवल रहता है, तो इंग्लिश के लिए आपको मुझे नहीं लगता कि अलग से कुछ करने की जरूरत है। कुछ अगर अलग से करना है तो वो जो है जनरल अवेयरनेस, और 20-25 दिन के टाइम में वही एक चीज है जो कि बहुत अच्छे से हो सकता है। Okay, I hope Harsh you have received the answer of your question. Next up, we have a question from Mahesh. Hello, I'm preparing for SBI PO since 2019 and not been able to clear the preliminary उनका clear नहीं हो रहा है. As I am a ST category student and I am excellent in reasoning, good with aptitude, but weak in English. उनका रीजनिंग अच्छा है, एप्टीट्यूड भी अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में कमजोर है. I am giving mock tests regularly, but due to English, I couldn't clear them. Please suggest me how to make marks to get into ST category to clear this preliminary. Please guide me. ऐसा है कि देखिए, मैं अभी देखिए जैसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ पूरा हिंदी में ही कर रहा हूँ, बट क्या है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं करता था एग्जाम में कभी। बिकॉज बचपन से इंग्लिश ऐसा है कि टेंस वगैरह बहुत बचपन से ही मैं टेंस वॉइस जो बेसिक ग्रामर होते हैं वो सब मैं करता था। खैर तो वैसा है कि आप मैं बोलूंगा कि अगर आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप एक सिंपल रीडिंग स्टार्ट करिए। सिंपल रीडिंग से मेरा ये मतलब है कि अगर आपके पास 5th-6th क्लास की इंग्लिश बुक्स हैं सीबीएसई की या फिर आईसीएसई की, तो आप उनको रीडिंग करना स्टार्ट करिए, वहां से शुरू करिए। क्योंकि आप 2019 से मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, 2019 से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये सजेशन मिला होगा कि आप कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ वोकेबलरी प्रैक्टिस करिए। तो वो होता है एडवांस लेवल के लिए। आप बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए आप एक नॉर्मल इंग्लिश की बुक उठाइए और वहां से रीडिंग स्टार्ट करिए, या फिर कोई अगर नॉर्मल न्यूज़पेपर है वो रीड करिए इंग्लिश की। और एक और चीज है जो कि मेरे लिए बहुत हेल्प किया, मैं बचपन से कभी भी, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हूँ, मैं क्रिकेट वगैरह बहुत देखता हूँ, फुटबॉल। तो जनरली मैं प्रेफर करता था बचपन से ही कि इंग्लिश कमेंट्री में ही देखूं। मतलब एक अंदर से हैबिट हो गया था, और कहीं ना कहीं वो आते आते मतलब पता चल जाता था कि कौन सा वर्ड अभी ऐसा है कि कोई अगर ऐसा कुछ इंग्लिश में कुछ गलत, तुमने समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर लाइन में कुछ गलती है। तो आप इंग्लिश कमेंट्री में देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, फिर इंग्लिश में जो न्यूज होती है वो देखिए, और सिंपल रीडिंग से स्टार्ट करिए। क्योंकि एक बार में ही आप एडवांस लेवल में चले जाओगे तो आपको शायद आइडिया नहीं लगेगा। थोड़े बहुत टेंस के रूल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस के रूल्स, वॉइस के रूल्स, ये सारे आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि रूल्स के बिना आप पास आपको हो जाएगा सिर्फ आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लोगे। तो पहले रूल्स थोड़ा सा देख लीजिए। सारे रूल्स देखने की जरूरत नहीं है, टेंस वॉइस ये सब बेसिक है एकदम, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ये सब देखिए। और इंग्लिश कमेंट्री में जो हो सके थोड़ा, जो भी आप अगर टीवी पे देखते हैं तो कोशिश करिए इंग्लिश मूवी या फिर इंग्लिश आप न्यूज चैनल्स देख रहे हो या फिर स्पोर्ट्स कमेंट्री देख रहे हो, तो दैट विल बी गुड। बट अमन, एक मेरा कंसर्न ये था कि ये पेपर 2 लैंग्वेजेस में होता है, जैसे अंकित का भी यहाँ पर क्वेश्चन है, पेपर 2 लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश में होगा, तो क्या कुछ ऐसा है हम हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड दैट कुड हेल्प महेश टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन? इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, बट जो क्या है कि उनका
आप इंग्लिश, महेश कौन थे वो जो जिन्होंने पहले क्वेश्चन रेज किया था क्या यस, कि? जिन्होंने कहा कि अच्छा, इंग्लिश वीक है। हाँ, अच्छा, इंग्लिश वीक है। देखिए, तो उन्होंने जैसा बताया कि उनका रीजनिंग और क्वांट तो उन्होंने लगा उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो शायद हिंदी में ही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा भी है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल नहीं है, वो तो एक ही में है, एक ही इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो उसमें क्या है कि उनको हेल्प तो मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसमें कट ऑफ थोड़ा सा जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहता है वो कभी कभी ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है ना, तो आप चाहे पेपर इजी हो या हार्ड हो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उसमें। और आपके क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपका पेपर डिफिकल्ट था या इजी था, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा, जैसे अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का आज एग्जाम था, तो उसमें भी ऐसा हो रहा था कि सुनने में आया कि पेपर इजी है। तो पेपर इजी या हार्ड है, अगर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आपके अटेम्प्ट्स जो है कम ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी चीज है जो कि फैक्टर करती है प्ले। तो उनको ये करना चाहिए कि इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश के हिसाब से देखें और बाकी सब्जेक्ट जो है हिंदी में ही करें, अगर उनका इंग्लिश प्रॉब्लम है। और अगर हमारे साथ जो जुड़े हुए अटेंडीज हैं, अगर आपके कुछ और भी प्रश्न हैं, सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग इन द Q&A बॉक्स और इन द चैट बॉक्स, और उन क्वेश्चंस को हम अमन जी से पूछेंगे। अमन, आपने बात करी थी कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं हम्म, एग्जामिनेशन में, उसमें आप हम्म। टाइम वेस्ट ना करें। पर हमें तो ट्रिकी क्वेश्चन समझ ही नहीं आते देख करके। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू रिकॉग्नाइज कि ट्रिकी क्वेश्चन है और आई शुड जस्ट स्किप दिस और मैं बाद में इसको अटेम्प्ट करूंगा? मतलब आपने कैसे पहचाना? ये पहचानने के लिए, देखिए, ये इसका एक ही ट्रिक है पहचानने के लिए, कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन देख कर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल नहीं है। तो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ऐसे इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि आपको पता चल जाए। तो एग्जाम में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैं अटेम्प्ट, ये मेन का ही जिसमें मैं क्लियर किया, उसमें मैं दे रहा था एक रीजनिंग का पेपर था, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। तो क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन है तो टॉपिक तो इजी है, भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वे में पूछा गया है, बट टॉपिक डुएबल है। तो वहां पे मैं घुस गया उस क्वेश्चन में। मैंने 15 मिनट लगाया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, बहुत लंबा, एक बड़ा सा बना था कुछ। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने गया, पहला क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन नहीं मिला। तो तो ऐसा हो जाता है। तो उस समय इंसान को खुद को बैक करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, अभी तो क्या हुआ, 15-20 मिनट गए हैं, कोई बात नहीं, पेपर का टाइमिंग बहुत रहता है। और मेंस में कभी भी आप पूरा अटेम्प्ट कर नहीं पाते हो, इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो आप फिर अब क्वेश्चंस ढूंढो। कभी भी जनरली क्या होता है पजल्स में, अगर 2 वेरिएबल में क्वेश्चन है तो उसमें आप अटेम्प्ट करिए। 3 वेरिएबल में चला गया क्वेश्चन, मतलब वो बना ही है क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए, तो उसमें नहीं जाए। ऐसा होता है क्योंकि लास्ट की तरफ, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को ये लोग फर्स्ट में रखते हैं ताकि शुरू में ही अटेम्प्ट करके, क्योंकि उन लोगों को भी तो अल्टीमेटली 1/10 लेना है। जैसे कि अगर 20,000 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए, तो उनको उनको तो 2,000 ही वहां से उठाने हैं, या फिर मतलब वही एक उनका रेशियो रहता है। तो उस तरह का भी चीज है, तो ध्यान देने वाली बात है। तो उसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस करिए, वो आपको अल्टीमेटली समझ में ही आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन केपेबल है। वो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर। एक और फॉलो अप क्वेश्चन है जो मैं बच्चों के पूछे हुए क्वेश्चंस के बाद पूछूंगी। इशिता और विदिशा दोनों का ये क्वेश्चन है, किस मटेरियल को हमें प्रेफर करना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और आपने कितने महीने प्रिपेयर किया? किस मटेरियल को करना चाहिए, देखिए, अभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन, क्योंकि मैंने ऑफलाइन से किया था। तो उसमें क्या होता है कि बुक्स वगैरह बहुत सारे हैं जो कि सीखने में मदद करते हैं। एक क्विकर मैथ्स करके बुक आती है, जो मेरे हिसाब से क्वांट की अच्छी बुक है। रीजनिंग के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि कोई भी बुक ना प्रेफर करें, ऑनलाइन जो भी यूट्यूब में मटेरियल अवेलेबल है, या फिर कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनमें ऑनलाइन सेशंस वगैरह चलते हैं। ऑनलाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग एक एवर चेंजिंग सब्जेक्ट है, मतलब पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ चेंज होकर ही आता है उसमें। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन, अगर आप कोई बुक देखिएगा ना, तो बुक हमेशा ही आउटडेटेड हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुक खराब होती है, लेकिन बुक आउटडेटेड हो जाता है हमेशा। और हर साल एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आई प्रेफर कि कोई बुक ना ले आप लोग, ऑनलाइन जितना हो सके आप लोग कोशिश करें। फ्री मटेरियल यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है। मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने सिर्फ फ्री मटेरियल से ही जितनी पढ़ाई की है।
ठीक है। और मैथ्स के लिए क्विकर मैथ्स बुक है, वो आप प्रिफर कर सकते हो, उसमें बहुत वैरायटी है क्वेश्चन की। और इंग्लिश के लिए भी मैं बुक नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए आप मॉक देखिए अपने, उसके अलावा वही न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग। एंड जो मैं इसके पहले सजेस्ट किया था इंग्लिश के लिए उतना काफी है। मैथ्स के लिए लेकिन बुक जरूरी है, बिकॉज वैरायटीज बहुत रहती है क्वेश्चन में। मैथमेटिक्स की बुक का आपने नाम बताया, क्विकर मैथ, हाँ, राइट? क्विकर मैथ्स, मुझे पब्लिशर का नाम याद नहीं, एक्चुअली मेरे पास बुक है। एक ओके। सेकंड। आप सबकी सुविधा के लिए व्हाट आई एम डूइंग, जो हमें अमन ने बताया है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख करके चैट बॉक्स में डाल दी है, तो आप सब देख सकते हैं। ओके, वंडरफुल, वी हैव अ बुक हियर, क्विकर मैथ्स। ओके, मैजिकल बुक ये सर्विस। है, हाँ आपका, ये एम टायरा एंड के कुंदन पब्लिशर। ओके, अमेजिंग। आई होप ये काफी लोगों को पता होगा, इट्स क्वाइट अ फेमस बुक। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न है अमन, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रीलिम्स? सो अगर मार्किंग स्कीम पर अगर आप कुछ बात कर पाए। ऐसा कोई मैक्सिमम मार्क्स तो नहीं होता है। क्या है कि कभी कभी पेपर बहुत इजी रहता है, कभी कभी पेपर डिफिकल्ट आता है। हमारे टाइम पे मॉडरेट पेपर आया, तो डिपेंड करता है कि वो पेपर कितना डिफिकल्ट है उसके ऊपर में। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग 100 में 80 to 90 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर इजी रहने से, और पेपर जब डिफिकल्ट रहता है तो 60 क्वेश्चन भी 50 से 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते। तो वैसा है। तो ये मैं कहा था, हाँ, तो वो डिफिकल्टी के ऊपर में है, बट आप मेक श्योर करिए कि आपके स्ट्रेंथ जो आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, कुछ एक टॉपिक होता है जो कि आपका स्ट्रेंथ होता है और कुछ एक वीकनेस होता है। तो आप जो है अपने स्ट्रेंथ पे पूरा करके आइए। अटेम्प्ट जितने भी आपको लग रहे हैं कि मेरे हिसाब से मैंने जितना प्रिपेयर किया था आई एम सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था अभी कुछ दिन पहले, वो अभी एसबीआई पीओ का दे रहा था, तो उसने 58 के अराउंड कुछ अटेम्प्ट किया था। तो लेकिन वो क्या था कि उसने कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, अटेम्प्ट कम है लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इतना अटेम्प्ट मैंने, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो वो चीज रहना चाहिए कि आप अपने अटेम्प्ट से सेटिस्फाइड हो, बस यही चीज है। और प्रिपरेशन करते रहिए ऑल द टाइम, क्योंकि ऐसा होता है बहुत लोग एग्जाम दे लेते हैं फिर सोचते हैं कि एक महीना अभी आराम करते हैं बाद में करेंगे, तो वो फेज में कभी नहीं जाना चाहिए, प्रिपेयर करते रहना चाहिए हमेशा। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है मोहम्मद वासिम अख्तर ने। आई एम अ बिगनर, जस्ट completed masters in mathematics. I don't have much experience about SBI PO exam preparation strategy. इंग्लिश में ग्रामर ठीक ठाक है, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? आपने सजेस्ट किया न्यूज़पेपर पढ़े, पर किस तरह से पढ़े? उसका पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर तो बहुत कुछ रहता है न्यूज़पेपर में। नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज रहते हैं, कभी कभी हमारे बॉलीवुड से भी न्यूज रहते हैं, और कुछ इररिलेवेंट भी न्यूज रहते हैं जिनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर स्टडिंग। तो आप हर एक न्यूज़पेपर में देखिएगा एक एडिटोरियल सेक्शन रहता है जहाँ पे 3 या 4 आर्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो वो 3 4 जो आर्टिकल्स हैं उनको ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स पे भी बहुत ध्यान देना होता है। तो यू कैन नॉट डिवोट योर एंटायर डे कि आप पूरा दिन ही लगा दो कि आप न्यूज़पेपर पूरा दिन में पढ़, वैसा नहीं करना है। तो 3 से 4 आर्टिकल्स है जो कि मुश्किल से मुश्किल आप 1 1.5 घंटा दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। अगर 3 4 आर्टिकल्स 1 1.5 घंटे में नहीं कवर हो रहे हैं आप छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो उतना कि आप एकदम चारों के चारों आप पढ़ ही लीजिए। क्या है कि आप मेन आर्टिकल जो है वो पढ़िए, और किस तरह से पढ़ना है, आप सिंपल न्यूज़पेपर उठाइए। आप कभी भी, मैं एकदम ही बैंकिंग में प्रेफर नहीं करता हूँ बैंकिंग के लिए कोई भी डिफिकल्ट न्यूज़पेपर आप उठाए, आप एक सिंपल न्यूज़पेपर उठाइए और वहां से लाइन टू लाइन पढ़िए और लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक ब्रीफ समरी भी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और जितना जितना आप रीडिंग करते जाएंगे, इजी चीजें जब आप कंटिन्यूअस रीडिंग करेंगे आपकी रीडिंग भी स्पीड, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और यही कुछ डिफिकल्ट चीज रहता है तो इंसान फिर डिक्शनरी खोलता है, मीनिंग देखता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो टूट जाता है। तो वो फ्लो भी नहीं टूटना चाहिए। रीडिंग एक तो फास्ट होना बहुत जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम्स में बहुत लॉन्ग रहते हैं, तो उनको पढ़ना भी होता है और आपको मीनिंग एक लाइन का समझना भी होता है। और जिन्होंने भी अभी कभी भी एग्जाम इस लेवल पे दिया हुआ है प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, वो लोग ये बात जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है एग्जाम में। सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, कुछ एक वर्ड्स वो तो डिफिकल्ट रहेंगे ही, और बाकी जो है वो है, कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अल्टीमेटली आपने मीनिंग समझ लिया है ना पूरे पैसेज का,
तो कहीं ना कहीं आप एक एस्टिमेट लगा लोगे कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा दिन लोग वेस्ट कर देते हैं वोकैब में, तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक सही प्रैक्टिस नहीं है करने के लिए, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, बहुत कुछ आपको कवर करना होता है इस एग्जाम में, इसलिए। वोकैबुलरी की बात करी है अमन आपने, और उससे ही जुड़ा एक प्रश्न आ गया है। राम का ये क्वेश्चन है, सर हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, हाउ डिड यू इम्प्रूव इट? जनरली स्पीकिंग मैं वोकैबुलरी का भी प्रैक्टिस ही नहीं करता था, क्योंकि एक एग्जाम में वोकैबुलरी का क्वेश्चन 2 रहता है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम। मतलब जनरली 2 सिनोनिम या फिर मतलब उसी लाइन में रहते हैं, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश में जनरली 2-3 क्वेश्चन हमारा छूटता ही है। और क्या है कि कौन सा पैसेज आएगा नो वन नोस। आप इंडिया में लगभग 20-25 तरह के न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में निकलते हैं, तो अगर आप सारे को तो पढ़ नहीं सकते हो, और वो लोग पैसेज जरूरी नहीं है कि कोई न्यूज़पेपर से ही उठा कर दे, कहीं से भी आ सकता है। और आप दिन के 1000 वर्ड भी अगर आप पढ़ लो तो भी दैट कैन नॉट एश्योर कि एग्जाम में कि आपका वही वर्ड आने वाला है। तो आई पर्सनली विल सजेस्ट कि वोकैब सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप पैसेज का पूरा मीनिंग समझ जाओ ना, तो आप लाइन वाइज में आप समझ जाओ कि वो वर्ड का नियर बाई मीनिंग क्या हो सकता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो अटेम्प्ट। क्योंकि और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट आएंगे, जिसका आपको मीनिंग कभी न्यूज़पेपर में भी नहीं मिलेगा, तो वो अल्टीमेटली आप सोचिएगा कि फिर मैंने जो दिन के 1-1 घंटे लगाए वोकैबुलरी में वो वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम में वोकैबुलरी जो मैंने पढ़ा वो नहीं है। तो इसीलिए वोकैब में मैं ये कहूंगा कि आप वोकैब को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देकर आप पैसेज रीडिंग पे थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिए, क्योंकि 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि पैसेज रीडिंग पे रहते हैं, वोकैब के सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे नेटिजन्स, मिक्स, मतलब मिक्स, ऐसे कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिसे पोर्टमेंटूज बोलते हैं। सो ऐसे भी कुछ वर्ड्स आते हैं क्या पैसेजेस में? वर्ड्स रहेंगे, देखिए कुछ कभी कभी ऐसे वर्ड्स रहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल से अगर उठाए हुए वर्ड्स हैं, तो न्यूज़पेपर में तो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग लैंग्वेज रहता है वो यूज किया ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज भी रहता है। और जैसे आपने नेटिजन्स वगैरह बोला, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है वो सब भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा अपडेटेड है तो आपको वो सब पता रहेगा। और चलिए इसी के साथ अब अगला प्रश्न लेते हैं। दिया का क्वेश्चन है, यू डू वी नीड टू गो टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर एसबीआई पीओ प्रिपरेशन और कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ? इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कंडीशनल है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाइए, देखिए क्या है कि इंस्टीट्यूट है जो आपका, वो आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है तो बहुत फेमस, जैसे हमारे यहाँ कोलकाता में एक महिंद्राज इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। तो उसमें क्या है कि एक बैच में मतलब बहुत बच्चे वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, आई वॉज वन ऑफ देम। तो क्या होता है कि अगर एक बैच में 50-60 बच्चे हो गए या फिर 100 बच्चे हो गए ना, तो एक तो पर्सनल अटेंशन तो जाता ही है, पहला। और दूसरा है कि टीचर को सिलेबस कंप्लीट करवाने की जल्दी रहती है, इर्रेस्पेक्टिव की समझ में कौन किसको, किसे समझ में आ रहा है किसे नहीं समझ में आ रहा है। एटलीस्ट मैं जानता हूँ कि हर कोई को नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक मेजोरिटी को समझ में आना चाहिए वो चीज। तो वो प्रैक्टिस ही खत्म हो जाती है। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी जगह ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे 20 या उससे ज्यादा लोग नहीं है। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको पर्सनल डाउट्स भी हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर वैसे इंस्टीट्यूट ना मिल रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन जो है कोर्स ले लो। ठीक है? तो ऑनलाइन कोर्स आप ले लीजिए। और अल्टीमेट चीज है कि आपको समझना होगा। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब, अमन, वी कांट हियर यू। ओके, नाउ, यस वी कैन नाउ। हाँ तो यूट्यूब में वही ऑफलाइन जो कोचिंग है, उसमें अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन, एक सेकंड में, एक सेकंड मैं थोड़ा आता हूँ, थोड़ा अनस्टेबल हो। ओके श्योर। और मीनवाइल हम शिक्षा की जो टीम है, आए दिन आप सबके लिए वेबिनार लेकर के आते रहते हैं। अगर आपकी कुछ सजेशन भी हो तो आप सबको बताना चाहूंगी, इस सेशन के अंत में एक सर्वे आएगा जो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसे प्लीज फिल करें। हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और साथ ही में और किस तरह के वेबिनार हम लेकर के आ सकते हैं ताकि आप सबको मदद मिल पाए।
Aman, are we ready to answer more questions? हाँ Yes. हाँ, तो ऑफलाइन कोचिंग की मैं बात कर रहा था, तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो आई विल से कि अवॉइड, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग सीरियसली पढ़ने भी जाते हैं, सीरियसली सीखने भी जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज देख करके उस तरह का माहौल नहीं हो रहा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। और बात रही ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है इससे, और हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो इंक्लूडिंग मी, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन कोचिंग। मैं ऑनलाइन कुछ अगर अफोर्ड कर सकता, वो मॉक टेस्ट वगैरह थे, तो वो मैंने अफोर्ड किया। बाकी मैंने यूट्यूब का फ्री कंटेंट यूज किया। यूट्यूब एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा दरिया है। यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप फ्री कंटेंट अगर सर्च करने जाओगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट आपको अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। अगर ऐसा कुछ फाइनेंशियल इशू है आपका, तो आप बिल्कुल यूट्यूब के फ्री कंटेंट पे ही भरोसा करके जा सकते हो। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि मैंने फ्री कंटेंट। अमन, थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल है आपके एंड से। दे ओके, रहा आई हूँ। गेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो गया है अमन के एंड से। मीनवाइल, और आपको मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये शेयर कर सकती हूँ कि यहाँ पर अगर आपके इस वेबिनार के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकती हैं। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में, उस पर आप जा करके क्लिक करें और एक पेज ओपन अप होगा। ये समन, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? हाँ जी। और समझ गए, बड़े बैचेस में हमें एनरोल नहीं करना है। ऑनलाइन क्लासेस महंगे हैं, बट दोज हु कैन अफोर्ड इट सर्टेनली दे कैन गो फॉर इट। अदरवाइज काफी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट? तो ये जस्ट है जो अमन ने हमें सलाह दी। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है रोहन का। आपने क्वांट के लिए किस यूट्यूब चैनल पर मतलब रेफर किया आपने? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वांट के लिए मैंने कभी कोई पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने कहा कि फ्री कंटेंट बहुत है यूट्यूब में, तो वो बहुत से मेरा ये मतलब था कि मैंने कभी कोई पर्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं किया। मैंने टॉपिक वाइज फॉलो किया। हर टीचर हर कुछ बहुत अच्छे से नहीं करवा सकता है। कुछ टीचर्स जो है पर्टिकुलर सेक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। तो मैं आप बताता हूँ, मैं एक यूट्यूब में वाईफाई स्टडी करके एक चैनल है, वहां से मैंने कुछ टॉपिक उठाया। ठीक है। तो उसके बाद वहां पे एक टीचर थे, नाम मुझे याद नहीं अब। तो उनका कुछ पर्टिकुलर टॉपिक था, तो वो बहुत अच्छे से करवाते थे, तो उनको मैंने वहां से फॉलो किया। फिर एक अड्डा चैनल है, वहां पे एक टीचर, नाम मुझे किसी का भी एग्जैक्टली अब याद नहीं रहा, तो कुछ एक टॉपिक है जो वो अच्छा करवाते थे। तो इस तरह से मुझे पता चलने लगा कि नहीं, सारे टीचर्स, एक टीचर जो है सारा कुछ अच्छे से नहीं करवा सकता है। तो वहां पे मुझे वैरायटी भी मिल गई, मैं अलग अलग टीचर से अलग अलग कुछ सीखा मैंने। तो वो मेरे लिए आई थिंक वर्क किया, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक टीचर ना फॉलो करे। आपको जो जिससे समझ में आ रहा है जो टॉपिक, उसको ही फॉलो करें। फ्री कंटेंट के लिए यही। अमन, एनी गाइडेंस ऑन, यहाँ पर प्रीति का एक क्वेश्चन है कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रही हैं एडमिट कार्ड। तो आई एम गेसिंग दैट कि वो प्रीलिम का ही एडमिट कार्ड होगा। आपने किस तरह से डाउनलोड किया था एडमिट कार्ड, इफ यू रिमेम्बर? वेब अच्छा, कभी कभी इशू होता है डाउनलोड करने में। इशू जनरली ये होता है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में, तो आई थिंक रोल रोल नंबर तो अभी नहीं आया होगा, तो डेट, वो जो पासवर्ड होता है ना, वो डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में रहता है, तो वो एक बार फॉर्मेट ठीक से चेक करके अगर डालने से जनरली वो इशू ठीक हो जाता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही है आपका, उसमें आप भूल नहीं कर सकते हो। तो वो जो पासवर्ड होता है, कभी कभी DDMMYY फॉर्मेट में रहता है। बहुत लोग 4 बार, जो 4 ईयर का फॉर्मेट होता है, जैसे मैं 1997 है, तो 97 की जगह 1997 अगर हम डाल दें तो नहीं होता है। तो वो थोड़ा फॉर्मेट एक बार चेक करके ठीक से डालने से हो जाएगा। वो थोड़ा इशू कभी कभी रहता है, शुरू शुरू में जब मैं भी करता था तो बहुत प्रॉब्लम। प्रीति, मैंने आपको मैसेज भी किया है, वहां पर मैंने ये लिखा है कि अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है देन यू रिक्वायर टू एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। इसमें से किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट अमन? प्लीज करेक्ट हम्म। मी इफ आई एम रॉन्ग। या तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बर्थ। नंबर ठीक है। नहीं, आपको क्या रहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगना रहता है। यस। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप दोगे, वो तो खैर आप देख कर दे रहे हो। और पासवर्ड में आपको जनरली डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं वहां पे। तो वो जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका फॉर्मेट एक बार चेक कर लेने कि आप ठीक से डाल रहे हो कि। कभी कभी 6 डिजिट फॉर्मेट में भी रहता है, कभी कभी 8 में भी रहता है, तो वो एक बार देख लेना चाहिए।
श्योर, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। और इस एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती, राइट, कैंडिडेट को? नहीं नहीं, राइट। हार्ड कॉपी नहीं अभी तो। और एडमिट कार्ड से ये चीज है कि प्रिजर्व करके रखे एडमिट कार्ड, क्योंकि अभी मेंस एग्जाम में भी वो प्रीलिम्स वाला एडमिट कार्ड वो लोग डिमांड करते हैं। पिछले 2 एग्जाम से हो रहा है, तो अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आप एडमिट कार्ड की निकाल के रखो, एक सॉफ्ट कॉपी भी सेव करके रखो मेल में अलग से, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। ओके। अमन, मेरा भी एक क्वेश्चन है और ऋतुजा का भी क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है। इट्स रिलेटेड टू हाउ टू इम्प्रूव स्पीड। क्योंकि अगर बात करें प्रीलिम्स की, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे में सॉल्व करना है। कैसे अपने स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं? स्पीड इंक्रीज, देखिए 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में आपको आपका पर्सनल एक चॉइस होगा कि कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपका स्ट्रांग, एक ही होता है वो, किसी ना किसी का सबका एक ही होता है। तो उस सब्जेक्ट पे आप वर्क करिए पहले। और एग्जाम में कभी भी स्पीड का जो इशू है ना, वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ। पहले मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करता था, एक पजल करके, जो हमारा मेन रीजनिंग का मेन चीज होता है, पजल। पजल और सिटिंग एनालिसिस। तो जनरली माना जाता है कि इन क्वेश्चंस को 2.5 से 3 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इट वाज 5 मिनट्स, 5.5 मिनट्स फॉर, मतलब बहुत, मैं मुझे लगता था कि नहीं, लोग जनरली 2.5-3 मिनट में कर ले रहे हैं। जनरली मैं देखता भी था यूट्यूब में कि लोग कर ले रहे हैं, चेस वगैरह सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन मेरा 5 साढ़े 5 मिनट लग जा रहा है। तो वो चीज है कि मैं धीरे 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 10 सेकंड 15 सेकंड कम करते 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 बहुत मुश्किल से 3 मिनट तक मैं पहुंच गया। तो वही चीज है, प्रैक्टिस ही ऐसा चीज है जो कि आपका स्पीड को बढ़ाएगा। और आप स्पीड सिर्फ रीजनिंग में ही बढ़ा सकते हो। मैथ से कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग आप कर सकते हो मैथ में, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो आप, लेकिन टाइम क्वेश्चन सॉल्व होने में उतना ही लेगा। और इंग्लिश, मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम मिलता है इंग्लिश सॉल्व करने के लिए। तो जो स्पीड का इशू है आपका रीजनिंग में है, रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली वो 5 मिनट का चीज 2.5 मिनट में बनेगा। लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर टाइम, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क। आपने बात करी थी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचाने, एंड देन यू जस्ट स्ट्रेटेजाइज योर एग्जाम स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। पर ये मैं कैसे जानूं मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? हाँ, ये चीज है, जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको तब पता चलेंगी जब आप कंपेयर किसी से कर पाओगे। एक जनरल होता है कि अगर आप किसी के साथ प्रिपेयर नहीं करोगे, जनरली नहीं मिलते हैं लोग साथ में प्रिपेयर करने वाले। लोग इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस रखते हैं इसमें। आप ऑनलाइन जब भी यूट्यूब वगैरह में आपका मॉक टेस्ट वगैरह जो होता है, उसमें कंपैरिजन आपको मिलता है कुछ, जैसे टेक्स्ट बुक एक मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, ये 3 बहुत ही अच्छे मॉक्स है। ठीक है, टेक्स्ट बुक थोड़ा इजियर साइड पे जाता है, ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक गोज ऑन अ लिटिल टफ साइड। ठीक है, तो उनमें क्या है कि सिर्फ वो मॉक्स नहीं है, वो मॉक्स आपको सिर्फ एग्जाम इन्वायरमेंट ही नहीं देते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को हर किसी ने एवरेज टाइम कितना लिया सॉल्व करने के लिए, आप कितना ले रहे हो, एक्यूरेसी इसमें चेक कर सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट ने कितना उस क्वेश्चन को सही किया या गलत किया, कितना टाइम लिया उन्होंने करने के लिए। तो ये कंपैरिजन पैरामीटर्स अभी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू और कंप्यूटर में भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो और कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको मेरे हिसाब से रीजनिंग में ही ज्यादा रहता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, फ्रॉम 0 to 35 यू कैन गो फ्रॉम 0 to 35 अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। अमन, यहाँ पर एक मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, आपने भी पीवाईक्यूज या फिर मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। तो आपने कितने मॉक्स, अगर जो मैं अभी के समय की बात करूं, अभी हमारे पास करीबन 1 महीना अप्रोक्सीमेटली बचा हुआ है, आपने कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे? इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ मॉक्स, इट्स अबाउट कि आपने मॉक्स जो अटेम्प्ट किए हैं उनको एनालाइज ठीक से किया है कि नहीं। क्या है कि मैं जैसे बताया कि एक इजी मॉक और एक टफ मॉक होता है, तो मैंने वो दोनों का एक एक लिया था। तो जो इजी वाला मॉक था, मैं उसको महीने के जब स्टार्टिंग के 15 डेज मैंने वो इजी वाले मॉक्स पर डे एक करके ही सॉल्व किया। और सेक्शन वाइज एक मॉक होता है और टॉपिक वाइज मॉक होता है। तो मैंने दिन के एक फुल मॉक लगाता था मैं, और उसके अलावा जो सेक्शन वाइज मॉक है और टॉपिक वाइज मॉक है, वो सारे मैं जनरली ज्यादा टाइम उनमें देता था।
उससे क्या होता था कि मुझे अपने पर्टिकुलर कोई सेक्शन में अगर वीकनेस है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी समझ में आ जाता था। सेकंड चीज ये है कि प्रैक्टिस मॉक जो ऐप है ना, उसमें फ्री के भी मॉक्स बहुत सारे अवेलेबल है। वो सेक्शन वाइज मॉक्स जो है फ्री वाले, वो बहुत सारे अवेलेबल है। तो मैं जो भी एस्पायरेंट्स है उनको ये बोलना चाहूंगा कि उनको वहाँ पे फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, तो वहां से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फुल मॉक्स आपको परचेज करने ही पड़ेंगे। प्लान्स होते हैं, एनुअल प्लान्स होते हैं, फिर 6 महीने के होते हैं, तो वो आप ले लीजिए। लेकिन उसके अलावा फ्री मॉक्स का पूरा फायदा उठाइए। और टॉपिक वाइज मॉक्स, सेक्शन वाइज मॉक्स है। अच्छा हाँ, 15 दिन तक आप इजी वाले मॉक्स पकड़िए, फिर लास्ट के जो 10 दिन है उसमें आप टफ वाले मॉक्स पकड़िए। और 25 दिन हो गए आपके एग्जाम के, 5 दिन जो बचे हैं उसमें 5 दिन में आखिर के जो सॉरी शुरू के जो 3 दिन है वापस से वो इजी वाले मॉक्स पकड़ लीजिए, क्योंकि हार्ड वाले मॉक्स में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो लास्ट के 3 दिन फिर से मोटिवेशन ले लीजिए, इजी वाले मॉक्स अटेम्प्ट करिए, अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। लास्ट का 2 दिन बिल्कुल छोड़ दीजिए, आराम से रेस्ट करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम देने से। अमन, पीवाईक्यू से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन है। राम का प्रश्न है, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से क्या वो SC ST कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन का? आई नॉट से मतलब कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा एग्जाम है जो कि हर साल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज आता है। आप कॉलेज एग्जाम्स देख लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारा कुछ आता था। लेकिन ऐसा है यहाँ पे कि बैंकिंग एग्जाम ही एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो ज्यादा प्रीवियस ईयर पे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन पैटर्न चेंज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा है कि आप मॉक्स यूज करें। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक्स में भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो एक ही मिलेगा आपको, क्योंकि बैंक वो भी जानते हैं कि बैंक में तुरंत पैटर्न चेंज होगा। उन लोगों के पास ऑन एन एवरेज 30 मॉक्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप आराम से वो 30 मॉक्स करिए, 30 दिन है आपके पास, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एकदम रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हर साल ही हो रहा और इस साल भी चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न के चेंजेस के बारे में भी डिस्कशन है। करते हाँ। हैं। लेकिन यहाँ हम्म। पर एक कमेंट आया है, वन अटेंडी सेइंग दैट बाय सॉल्विंग मॉक्स वी फील डिमोटिवेटेड। हाँ, तो डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन पार्ट है एग्जाम देने का। जो भी एक स्टूडेंट का लाइफ है उसका प्रोसेस होता है ये। तो कभी भी डिमोटिवेट जब भी आप फील करो, तो आप कौन से मॉक दे रहे हो एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऑन अ टफर साइड मॉक, बॉलीवुड का या फिर प्रैक्टिस मॉक या फिर और भी है मॉक्स, अगर वो टफ वाले आपने ले लिए हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा डिमोटिवेशन होगा। अगर आप एकदम बिगिनर है या फिर आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में मॉक दे रहे हो, तो आपको लगेगा कि बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है। तो आप टेक्स्ट बुक लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो है एग्जाम लेवल से एक लेवल नीचे रहता है उसका, तो उसको आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको थोड़े। और वो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव भी आता है, तो आप कॉम्प्लीमेंट करके ले सकते हो। तो वहां से आप स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप टेक्स्ट बुक, मैं कहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक मॉक्स को प्रेफर करें। और अगर आपको कंफ्यूजन उस चीज का भी है तो आप पॉज करके भी मॉक दे सकते हो। अगर आपको टाइमिंग से डर लगता है तो आप पॉज करके दो, आप सीखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बाद। तो क्योंकि और सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे आपको, तो उसका बाद और आप वो सारे मॉक्स के रिजल्ट को डिलीट करके वापस से वो सेम मॉक वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो, वो सारी फैसिलिटीज भी है। तो आप आराम से सीखो और करो, क्योंकि मोटिवेशन एक बड़ा फैक्टर है। आप इजी मॉक्स उठा के आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास टाइम कम है और थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं अमन, सो हम हम्म। कोशिश करेंगे थोड़ी जल्दी हम रिप्लाई कर पाए। हम्म। लक्ष्मी प्रिया का क्वेश्चन है, क्या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम में ही मेंस की प्रिपरेशन हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंस के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है। 20 से 25 दिन रिजल्ट, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 20 से 25 दिन ही मिलता है, मेंस का एग्जाम रहता है। तो शुरू से ही प्रिपेयर करना होगा आपको। और जब प्रीलिम्स आने वाले होते हैं तो उसके पहले से आप प्रीलिम्स के मॉक लगाने शुरू कर दीजिए, और मेंस का ही प्रिपरेशन शुरू से करिए। क्योंकि मेरे हिसाब से मेंस ही एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट और एक ब्रिलियंट माइंड में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। अमन, अभी हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है। अगर आप हमें हम्म। कुछ बता पाए इस साल के एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस है? हम्म। ऐसे तो सब कुछ 2021 के एग्जाम तक सब कुछ ठीक था, मतलब जैसे आपका जो भी एग्जाम का पैटर्न था वो ठीक था। लेकिन इस बार जो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में
एक और चीज ऐड किया गया है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। मेरे हिसाब से ये टेस्ट ऐड किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है इसको ऐड करके। रीजन ये है कि ठीक है, डेफिनेटली एक लेवल बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि बैंकिंग जो एग्जाम्स है उसमें आप कितना प्रिपेयर्ड हो बैंकिंग में आने के लिए, क्योंकि जनरली रीजनिंग मैथ्स ये सब व्हेन यू विल डू बैंकिंग, यू विल रियलाइज कि बहुत एक कुछ उसका करना नहीं है आपको बैंकिंग में, मैथ्स और रीजनिंग का। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली बैंक में आने के लिए फिट है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक एट द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग मैथ्स रीजनिंग में अच्छे हैं आर नॉट सुटेबल इनफ टू वर्क इन अ बैंक। मतलब बैंक डिमांड्स, कुछ अलग डिमांड्स होती हैं बैंक की। तो जनरली मेरे हिसाब से टेस्ट के बारे में तो कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है अभी, लेकिन आई थिंक कि इंटरव्यूअर जनरल क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे जो कि साइकोलॉजी आपका डिसाइड करेगा। जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि पब्लिक डीलिंग एक इश्यू होता है, उसके साथ साथ आपको अपने जो है बैंकिंग के बिजनेस भी देखने होते हैं और जो भी है सब कुछ करना होता है। तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे वो सारा चीज बैंक चेक करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एसबीआई का वैसे भी थोड़ा नाम खराब है कस्टमर सर्विस में, कि लाइंस में खड़े रहना पड़ता है और ऑफिसर्स बहुत एरोगेंटली या फिर रूड बिहेव करते हैं, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर रहता है कि वो सब चीज ही चेक किया जाएगा कि आप कितने प्रेशर सिचुएशन में कितना काम रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये टेस्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर आप सबके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नया एडिशन है, इसलिए उसके बारे में और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक लिंक शेयर कर रही हूँ मैं चैट बॉक्स में, इसमें सारी डिटेल्स है। वैसे आप शिक्षा के पोर्टल में जाकर भी ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं एसबीआई पीओ से जुड़े हुए, लेकिन ये पर्टिकुलरली साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। अमन, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग, मैं पढ़ रही थी इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या है? क्या आपने भी इसके लिए आप बैठे थे इस ट्रेनिंग के लिए? नहीं, प्री एग्जाम ट्रेनिंग एक्चुअली क्या होता है कि वो रिजर्व कैंडिडेट्स जो होते हैं एससी एसटी के, और फिजिकली जो लोग मतलब जो है केपेबल नहीं होते, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनके लिए जो है वो प्री एग्जाम पीईटी करवाया जाता है, हमारे लिए नहीं होता है। ताकि उनको थोड़ा एग्जाम लाइक सिचुएशन जो है उसके बारे में अवेयरनेस करवाया जा सके। आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और शायद ओबीसी जो होते हैं उनको ये नहीं मिलता है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो भी है यही है। तो पीईटी का मौका मुझे तो नहीं मिला। नेक्स्ट अप जो एक क्वेश्चन आया है रोहन का, सर प्लीज पोस्टिंग और ऑफिस एक्सपोजर के बारे में जरूर बताएं। इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ देती हूँ। अमन, एसबीआई पीओ को करियर के रूप में हम चुने क्यों? मतलब क्या बेनिफिट है, सैलरी, करियर ग्रोथ, वर्क लाइफ, हम सब जानना चाहेंगे। देखिए, सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो यू से कि बहुत अच्छा एक जॉब है ये। मतलब यू विल नॉट गेट सच एन एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में, आपको ऐसा जॉब नहीं मिलेगा। मतलब मिलेगा क्यों नहीं, बट इट्स गुड इनफ, मतलब कि टॉप क्लास जॉब्स में आता है ये। अप्रॉक्स अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इन हैंड जो सैलरी रहती है वो अराउंड 57 to 58,000 रहती है स्टार्टिंग। एंड दैट इज एक्सक्लूडिंग द कन्वीनियंस एंड अदर अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस रहती हैं, बहुत सारी तरह रहती है, अराउंड 9,000 to 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। तो वो एक रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली 67,000 के आसपास वो नेट आपको मंथली मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जैसे कंसेशन ऑन इंटरेस्ट मिलता है, जो भी लोन्स आप ले रहे हैं, कार लोन या फिर होम लोन, तो वो सारे में कंसेशन भी मिलते हैं। तो मॉनेटरी टर्म्स से अगर देखा जाए तो बैंक इज अ वेरी गुड प्लेस टू ज्वाइन। वर्क लाइफ बैलेंस मैं ये कहूंगा कि अभी जैसे आज मैं अपने घर आया, अप्रॉक्स 300 किलोमीटर ट्रैवल करके आज घर आया हूँ। तो मतलब आज नहीं, एक्चुअली कल रात में ही आया था। तो ये है कि अभी घर से अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर दूर हूँ। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है, अच्छा है ये चीज, बहुत लोग चाहते हैं कि थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ा घूमने को मिले। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो ये जॉब उसके लिए भी अच्छा है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग को कहीं ना कहीं अपना घर, अपनी फैमिली, ये सब भी थोड़ा प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आएगा जबकि आपको फैमिली को आप बहुत मिस करोगे, लेकिन दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई भी जॉब आप करोगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट बैंकिंग आई थिंक इस मामले में बहुत अच्छा है कि आपको इंटर स्टेट पोस्टिंग शुरू में नहीं मिलती है कभी भी। शुरू में आपको स्केल 3 तक आप अपने ही स्टेट में रहोगे, अनलेस और अनटिल आप चेंज करना चाहो, आप अपने ही स्टेट में रहोगे।
तो वो एक चीज और अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस में मैं कहूंगा कि बैंकिंग अभी थोड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया है। जैसे अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, तो उसमें स्टेट बैंक का प्रॉफिट जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम एचडीएफसी बैंक के भी प्रॉफिट से ज्यादा था। अप्रॉक्स 13,000 करोड़ कुछ इस साल का प्रॉफिट, जो कि एचडीएफसी बैंक से भी बहुत ज्यादा था। तो ये प्रॉफिट अल्टीमेटली, ये मैं नहीं कहूंगा कि देखिए एम्प्लॉयज की वजह से ही है, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। एम्प्लॉयज आर वर्किंग हार्ड, और आप जैसे जैसे ऊपर के हायरार्की में जाओगे आप पे काम का प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इट्स अबाउट हाउ यू डील विथ इट, कि आप उस प्रेशर को पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि नेगेटिव वे में ले रहे हो। अगर आप सोचोगे तो नेगेटिव वे में लेते रहोगे तो आप डिप्रेस्ड ही रहोगे हमेशा। और आप अगर सोचोगे कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई एम रिटर्निंग होम, एटलीस्ट वीक में एक बार मैं रिटर्न तो कर रहा हूँ, तो दैट्स गुड टू। क्योंकि कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पे आप घर रिटर्न ही नहीं करते, तो वो एक चीज भी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिसबैलेंस हुआ है, बट उसके अलावा मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है इस जॉब में। और करियर वाइज भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रमोशन है। आप अगर आप एट द एज ऑफ 23, जैसे मैं 23, जब मेरा अभी एज फिलहाल 25 है, तो 23 में मैं ज्वाइन किया था। तो अगर आप मिनिमम एज में ज्वाइन करते हो 21 में, तो अप्रोक्सीमेटली 50 टू 53 ईयर्स ऑफ 53 टू 52 ईयर्स ऑफ एज में आप चेयरमैन तक बन सकते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली जो चेयरमैन है वो भी एक टाइम पर पीओ ही थे। तो कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है इसमें, प्रमोशन बहुत अच्छा है, सैलरी इंक्रीज होती है बहुत अच्छे से, और आपको रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिलता है, लोग पहचान। जैसे कि अभी मैं सेमी अर्बन पोस्टिंग में हूँ, तो थोड़ा रूरल एरिया है, थोड़ा सेमी अर्बन एरिया है, तो वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, मतलब लोग आपको पहचानते हैं। आप बाहर निकलो आपको सर सर करके बोलेंगे, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है वो चीज, आपका रिकॉग्निशन जब बनता है तो वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट है इस जॉब का। वंडरफुल, इतनी मोटिवेशन काफी है कि हमें एसबीआई पीओ एग्जाम क्यों देना चाहिए। और इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, पर मीन वाइल एक और यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या इस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं? ऑब्जेक्टिव हाँ, का तो आपने हमें स्ट्रैटेजी बता दिया, अगर सब्जेक्टिव है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मेंस एग्जाम में 250 मार्क्स का होता है मेंस एग्जाम। तो 200 मार्क्स जो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वही सारे चीज रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड उसमें जनरल अवेयरनेस एक रहता है। और 50 मार्क्स जो रहते हैं उसमें लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग रहता है। तो लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग वो भी आपका ऑनलाइन, मतलब वो टाइप करना होता है आपको। तो उसमें खैर मैं भी फर्स्ट टाइम ही दिया था जब दिया था, तो और होपफुली क्लियर हो गया उसमें। तो उसमें क्या होता है कि पैराग्राफ राइटिंग एंड लेटर राइटिंग में कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं देते हैं, इजी टॉपिक एक देंगे आपको। खासकर जो लेटर राइटिंग है वो जनरली बैंक से तीन तीन क्वेश्चंस देते हैं, ऑप्शनल रहता है। तीन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करिए, लेटर में भी और पैराग्राफ में भी। और टॉपिक्स बहुत इजी रहते हैं, मतलब टू द लाइन ऑफ बैंकिंग लाइन से रिलेटेड भी रहते हैं, और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी रहते हैं जिनके बारे में डिस्कशन जनरली चल रहा हो। तो वो चीज रहता है। और मेन चीज है अगर राइटिंग का है, तो 150 वर्ड्स दिए जाते हैं। जनरली जो हम लोग स्कूल टाइम में भी जो पैराग्राफ लिखते थे, 150 से 200 वर्ड्स, उससे ज्यादा का नहीं रहता था। तो वही 150 से 200 वर्ड्स में ही लिखने को दिया जाता है। और लेटर्स वगैरह ऐसा रहता है कि एक रहता है कि बैंकिंग, कोई बैंक मैनेजर को लेटर लिखना होता है, या फिर कोई जनरल इशू, जैसे कि रास्ते में, हाईवे में कहीं कुछ प्रॉब्लम है रोड्स को लेके, जो कि जनरली हम लोग बचपन में लिखा करते थे। उस तरह के लेटर्स आते हैं। और पैराग्राफ भी जनरली आपका इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर कोई भी एक करंट अफेयर्स का टॉपिक, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसको लेके, तो उसको लेके पूछा जाता थैंक यू अमन फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको क्वेश्चन दिखा पाऊँ कि हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों के। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, बस ये एक पार्ट है, व्हाट क्वालिटीज अ कैंडिडेट शुड हैव टू गेट सेलेक्टेड फॉर एसबीआई पीओ इन द इंटरव्यू। अगर इसमें आप हमें कुछ जानकारी दे पाए अमन। है। हाँ, तो ऐसा है कि इंटरव्यू में क्या होता है ना, कि आपको जनरली आपके बारे में क्या पता है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड बहुत एक टर्म्स आपको पूछे नहीं जाएंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, या फिर आप नॉन बैंक बैकग्राउंड के हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे क्लरिकल से पीओ का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वो लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा बैंकिंग के ऊपर ग्रिल किया जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो जनरली आपके एडुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड,
और हो सके तो आपके नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम जैसे अमन है, तो इंटरव्यू में मेरा क्वेश्चन पहला यही था कि अपने नाम के ऊपर में आपको 1 मिनट बोलना पड़ेगा। तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा रेडी रहना होता है। जनरली 1 मिनट कोई नहीं बोल सकता है अपने नाम के बारे में, बट दे वेयर लुकिंग कि मैं पैनिक कर रहा हूँ कि नहीं, मैं कितना बोल पा रहा हूँ, या फिर मैं घबरा गया इस क्वेश्चन को सुन के या नहीं। तो जनरली वही चीज टेस्ट किया जाता है। और उसके अलावा क्वेश्चन मुझसे जो पूछे गए वो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पे थे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे थे। और जनरली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स के ऊपर में क्वेश्चन, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ। तो उसमें लाइक अच्छा टाइम गया क्रॉस क्वेश्चनिंग में। तो और उन लोगों के माइंड में एक स्पेसिफाइड टाइम रहता है कि एक कैंडिडेट को 10 या 15 मिनट इंटरव्यू उन लोग को लेना है। तो उससे ज्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू में लंबे आंसर्स दे सकते हो, एक्सप्लेनेटरी आंसर दे सकते हो, तो थोड़ा टाइम जो किल होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाने वाले सवाल कम हो जाएंगे। तो इस चीज का अगर आप ध्यान दो, तो मैंने वही किया था एक्चुअली। मैं हर क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा दे रहा था, ताकि क्वेश्चंस कम हो जाए और क्वेश्चंस टू द लाइन में रहे मेरे। तो बस उस हिसाब से थोड़ा इंटरव्यू आपको ड्राइव करना सीखना होगा कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू चला सकते हो। सो इसी के साथ इस वेबिनार को समाप्त करने का समय हो गया है। और जैसे कि मैंने अभी सेशन के बीच में बताया, इस सेशन के अंत में एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू ऑल विल बी सीइंग अ सर्वे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस सर्वे को प्लीज आप फिल करें, ताकि हम और बेहतर वेबिनार लेकर के आ पाए, वो भी उन टॉपिक्स में जिसमें आपकी दिलचस्पी है। और अगर आपके फिर भी कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में, और यहाँ पर आप अपने सारे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इवन आई कैन आस्क अमन, और अमन से सारे आंसर्स पूछ के यहाँ पर पोस्ट किए जा सकते हैं। और अमन जी, आपका समय देने के लिए, आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सेशन अटेंड करके। थैंक यू। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए अटेंडीज का भी थैंक यू। और इसी के साथ मैं शिल्पा आप सबसे लेती हूँ विदा। शिक्षा.com की वेबसाइट www.shiksha.com आप चेक करते रहिए, क्योंकि हम काफी सारे नए वेबिनार्स लेकर के आते रहते हैं, और जो कि आगे आने वाले भी प्लान है। और इसी के साथ धन्यवाद।